जब एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो। मुंबईच्या बाहेर निघाला नाही पाहिजे। उसका धर्म सिर्फ पैसा और हमारा धर्म ड्यूटी। गदर 2 की खास बातें क्या हैं? क्या ये फिल्म 2000 करोड़ी फिल्म है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल बनने जा रहा है। पिछली बार जब सनी पाकिस्तान गए थे तो कान के डॉक्टरों का बिजनेस चमका कर आए थे। जब सनी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा बोला तो आधा पाकिस्तान सुन नहीं पाया, क्योंकि यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अब वो दोबारा पाकिस्तान जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में हैंडपंप लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गदर 2 की शूटिंग इसी साल नवंबर से शुरू होने जा रही है। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा लंबे समय से गदर 2 के प्लॉट पर काम कर रहे थे। फाइनली उन्होंने फिल्म के सीक्वल के लिए स्क्रीन प्ले पूरा कर लिया है। गदर 2 की कास्टिंग कमोबेश ओरिजिनल फिल्म जैसी ही रहने वाली है। तारा सिंह के रोल में सनी देओल दिखाई देंगे, सकीना का रोल अमीषा पटेल करेंगी। इन दोनों के बेटे चरणजीत उर्फ जीते के रोल में नजर आएंगे उत्कर्ष शर्मा। ओरिजिनल फिल्म की तरह गदर 2 में भी विलन का रोल पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि दूसरे आसपास वाले देशों से हमारे संबंध ठीक हैं और चाइना की ऐसी तैसी तो हम ऐप बैन करके ही कर देते हैं। गदर में सिंह के बेटे जीते की लव इंटरेस्ट का रोल करेंगी। इस फिल्म को देओल्स के घरेलू डायरेक्टर अनिल शर्मा डायरेक्ट करेंगे। सब कुछ सेट है, बस आमिर खान की एक पिक्चर बनकर उसी तारीख पर रिलीज के लिए तैयार हो जाए। अनिल शर्मा गदर 2 के अलावा धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल के साथ अपने 2 भी बनाने जा रहे हैं। गदर 2 का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। सनी देओल ने साउंड प्रूफ कैमरे में अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस चालू कर दी है। नवंबर 2021 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सनी देओल पा और चीनी कम जैसी फिल्में बना चुके आर बाल्की की अगली फिल्म में भी काम कर रहे हैं। बाल्की पहली बार कोई थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें सनी देओल के साथ दुलकर सलमान और पूजा भट्ट नजर आने वाली है। पाकिस्तान में शियाओं को लेकर इतनी नफरत का कारण क्या है? धर्म का सीमेंट देश की नींव के लिए कितना खतरनाक होता है, इसे सोचे बिना पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे ज़हीन लोग जो दीन और दुनिया दोनों की समझ रखते थे, पाकिस्तान के विचार के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान नाम के प्रयोग का नतीजा मुसलमानों के लिए ही कितना घातक होगा। बावजूद इसके मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान लेकर रही। पाकिस्तान बना था मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के लिए, लेकिन इन 75 सालों में भी पाकिस्तान सारे मुसलमानों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाया। और अब तो पाकिस्तान के इस स्याह सच को उघाड़ने के लिए 1971 के बांग्लादेश युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की जरूरत भी नहीं रह गई। दुबई में एक खिलाड़ी से कैच क्या छूट गया, ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई कि पाकिस्तान में इस्लाम के भीतर ही अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। ऐसे ही नहीं, ट्विटर पर हसन अली और शिया शब्द ट्रेंड कर रहे थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हसन अली का कैच छूटना वाकई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। लेकिन क्या हसन अली ने अकेले पाकिस्तान को मैच हरा दिया? इस सवाल पर कुछ वक्त बिताना बनता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने बुलाया। पाकिस्तान ने 176 रन बनाए। ये ठीक ठाक टारगेट था। फिर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत खराब रही। 12 ओवर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 96 रन बनाए थे, वो भी 5 विकेट गंवाकर। ऑस्ट्रेलिया को अब 48 गेंदों में 81 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। मैच पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा था, लेकिन मार्क्स और मैथ्यू वेड क्रीज पर बने रहे। बावजूद इसके आखिरी 24 गेंदों में भी ऑस्ट्रेलिया को 50 रन और चाहिए थे। यहां तक दबाव ऑस्ट्रेलिया पर था। लेकिन इसके बाद जब हारिस रऊफ 17वां और हसन अली 18वां ओवर लेकर आए तो दबाव पाकिस्तान पर आना शुरू हो गया। 17वें ओवर में हारिस को 13 रन पड़े। इसके बाद 18वें ओवर में हसन अली ने 15 रन दे दिए। मैच यहीं से ऑस्ट्रेलिया के पाले में जाने लगा था। फिर 19वें ओवर में बाउंड्री लाइन पर हसन अली ने मैथ्यू वेड का आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। जिस वक्त वेड का कैच ड्रॉप किया गया तो वो 13 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने 3 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। खालिस हार जीत की नजर से देखें तो हसन अली से चूक तो वाकई हुई थी। पाकिस्तान को अगर विकेट मिलता तो पाकिस्तान मैच में वापसी कर सकता था।
नया बैटर कुछ वक्त लेता और बॉलर का मनोबल ऊपर रहता। इसलिए हसन अली का ड्रॉप निर्विवाद रूप से इस मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट था। लेकिन बारीक नजर से मैच देखने वाले एक और ही कहानी सुनाते हैं। द लल्लन टॉप की स्पोर्ट्स डेस्क ने इस मैच को बॉल बाय बॉल फॉलो किया था। हमारे लिए वर्ल्ड कप कवर कर रहे विपिन ध्यान दिलाते हैं कि हसन अली के ड्रॉप के बाद एक दूसरे पाकिस्तान खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने अगली 3 गेंदों पर क्या किया, ये भी याद रखना होगा। वो ओवर की चौथी गेंद यॉर्क करने से मिस कर गए। 5वीं गेंद वेड को स्लॉट में दे दी और आखिरी फिर यॉर्क मिस की और उसका अंजाम भी पिछली 2 गेंदों जैसा हुआ, छक्के पर छक्के पड़ता रहा। दूसरी तरफ अगर हसन अली मैथ्यू वेड का कैच पकड़ भी लेते तो भी क्या ऑस्ट्रेलिया मैच पूरी तरह से गंवा चुका था? ऐसा कहने से पहले ये जान लीजिए कि अगर वेड आउट होते तो बहुत अधिक संभावना थी कि अगली गेंद का सामना करते मार्क स्टोइनिस, जिनका T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 134.51 का है। छक्के लगाने में वो भी माहिर है। वहीं अगले बल्लेबाज थे पेट कमिंस, जिनका स्ट्राइक रेट 133.33 का रहा है और ऑस्ट्रेलिया उन्हें एक ऑलराउंडर की तरह ही देखता है। मैच का ये बारीक विश्लेषण बताता है कि हसन अली पर हार का ठीकरा फोड़ने में समस्या क्या है। ये कहने के लिए पर्याप्त जगह है कि हसन अली को बेहतर खेल दिखाना चाहिए था, लेकिन यही बात अफरीदी के बारे में भी कही जा सकती थी। और फिर क्रिकेट तो है ही अनिश्चितताओं का खेल। कोई मैच 20 ओवर एक तरफ झुका रहता है, बस आखिरी गेंद पर पलट जाता है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया, शियाओं के लिए नफरत से भरे पड़े पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोगों ने बस इस एक बात को पकड़ लिया कि हसन अली शिया हैं। कई लोगों ने हसन के नाम से ही अंदाजा लगा लिया कि वो शिया हैं, क्योंकि अली नाम शिया पंथ में खूब रखा जाता है। साथ में लिखा, एक शिया पाकिस्तान को ले डूबा। एक यूजर ने लिखा, हसन अली अब शिया कार्ड खेलेगा। एक यूजर ने लिखा, हसन अली इज अ शिया फॉर श्योर। मानो शिया होना पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की गारंटी हो। कुछ यूजर्स ने यहां तक लिख दिया कि हसन अली ने पाकिस्तान में शियाओं पर होने वाले अत्याचारों का बदला ले लिया है। कुछ बददिमाग लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हसन अली की गलती को एक भारतीय महिला से उनकी शादी से जोड़ दिया। हसन अली की पत्नी समिया आरजू भारत से हैं। हसन को लेकर जो कुछ कहा गया, उन पर जो इल्जाम लगाए गए, उनमें से ज्यादातर तो हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते। हसन अली के शिया होने को लेकर जब बात कुछ ज्यादा ही आगे जाने लगी तो भारत और पाकिस्तान से कई लोगों ने उनके समर्थन में भी ट्वीट किया और इस बात पर जोर दिया कि हसन अली के खेल का उनके शिया होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे पाकिस्तान में शियाओं के साथ दुर्व्यवहार का ये पहला मामला नहीं है। हसन अली तो हसन अली, पाकिस्तान में तो उसे बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को भी शिया होने की सजा मिली। जिन्ना के दादा काठियावाड़ी हिंदू थे। नाम था पुंजा गोल का दास मेघजी ठक्कर। उन्होंने इस्लाम अपनाया तो इस्माइली शाखा का हिस्सा बने। दुनिया में कई जगह मुसलमान इस्माइलियों को मुसलमान नहीं मानते। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने शिया इस्लाम कबूल किया, मगर सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा तो शियाओं से भी नफरत करता है। जिन्ना का शिया होना पाकिस्तान हुकूमत और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लिए भी शर्मिंदगी की बात थी। जब तक पाकिस्तान बनने का संघर्ष चला तब तक इस बात ने ज्यादा सिर नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना का शिया होना कईयों को पाकिस्तान की शान में बट्टा लगाने लगा। जब जिन्ना का देहांत हुआ तो अंतिम संस्कार 2 अलग तरीकों से हुआ। एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने करवाया, दूसरा जो पाकिस्तान हुकूमत ने किया। पहले फातिमा और चंद करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके शिया रवायतों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, नमाज जनाजा पढ़ी गई। उस वक्त उस कमरे के भीतर बस 3-4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे, सो कमरे के बाहर खड़े थे। शिया तौर तरीकों से अंतिम संस्कार की ये रस्में अदा करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार के सुपुर्द कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत इतिहास से लोगों के दिमाग में ये याद खुरच कर फेंक देना चाहती थी कि जिन्ना शिया थे। इसलिए आधिकारिक कार्यक्रम में राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना की अंतिम विदाई हुई। मगर सुन्नी रवायतों के मुताबिक मरने वाला क्या था, किस में यकीन रखता था, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। पाकिस्तान में इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यकों से कैसा बर्ताव किया जाता है, उसकी एक और बानगी सुनिए। किसी इस्लामिक मुल्क से ताल्लुक रखने वाले पहले शख्स को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के नागरिक। 1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान में अब्दुल सलाम का बड़ा रुतबा था। वे राष्ट्रपति के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर थे और देश की इंटरनल एजेंसी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने में सरकार की मदद कर रहे थे।
फिजिक्स के फील्ड में बेहतरीन काम और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में योगदान की वजह से उन्हें 60 के दशक में पाकिस्तान का नेशनल हीरो माना जाता था। अब्दुल सलाम और उनके जैसे दूसरे 30 लाख अहमदिया लोगों की जिंदगी 1974 में तब बदल गई जब पाकिस्तान की असेंबली ने संविधान में संशोधन कर अहमदिया समुदाय के मुसलमानों को मानने से इनकार कर दिया। 1974 में अब्दुल सलाम ने संविधान संशोधन के विरोध में अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया और अपने काम को जारी रखने के लिए देश छोड़कर यूरोप चले गए। वहाँ इटली में वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम करते रहे और 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1996 में अब्दुल सलाम का निधन हुआ, लेकिन अपमान खत्म नहीं हुआ। उनका पार्थिव शरीर पाकिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला मुसलमान। मजहबी कट्टरपंथियों के लगातार विरोध करने के बाद एक लोकल मजिस्ट्रेट ने उससे मुसलमान शब्द हटाने का आदेश दिया। कहा गया कि जो शख्स मुसलमान है ही नहीं, उसके कब्र पर मुसलमान शब्द लिखना एक गुनाह है। इसके बाद मुसलमान शब्द को कब्र पर से खुरेच दिया गया। आप पाकिस्तान, अहमदिया और ब्लास्ट ये 3 शब्द गूगल करके देखिए, नजर आएगा कि अहमदिया लोगों पर कितने हमले हुए हैं, कितनी जानें गई हैं। अहमदिया खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं मानते। शियाओं के साथ ये तो नहीं होता, लेकिन उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी और दिलचस्प अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।